नमस्कार। खबर अभी तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी। खबर की तह तक में आपको हर उस खबर से रूबरू कराएंगे जो आपके लिए जानना जरूरी है और उसकी अंदर तक की बात निकालकर सामने लाएंगे। हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता जुड़ेंगे, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की एक अहम खबर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली दौरे पर हैं। वैसे वो कल ही विदेश से लौटे थे, फिर इसके अलावा कुछ कार्यक्रम उन्होंने हिमाचल प्रदेश में किए, फिर वापस दिल्ली में अब कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। दिल्ली में हिम महोत्सव का शुभारंभ करेंगे मुख्यमंत्री। उनके साथ कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान भी मौजूद रहेंगे। अब ये हिम महोत्सव क्या है, किस तरह के कार्यक्रम इस हिम महोत्सव में होते हैं, क्या इसकी परंपरा है, इस बारे में हम ज्यादा जानकारी हासिल करेंगे। थोड़ी देर में हमारे साथ हमारे ब्यूरो शिमला प्रदीप ठाकुर जुड़ रहे हैं, उनसे ही बात करेंगे। इसके अलावा फिर और भी जो अलग अलग राज्यों की खबरें उस पर भी हम आपको गहराई तक जानकारी देने की कोशिश करेंगे। प्रदीप ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, ये हिम महोत्सव जो होने वाला है दिल्ली में, ये किस तरह का कार्यक्रम है, कब से इसकी परंपरा है, क्या कुछ इसमें खास रहता है? बिल्कुल, देखिए, हिमाचल का जो हस्तशिल्प है और हथकरघा है उसको प्रमोट करने के लिए हिम महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। और अब पहले भी इस तरह के आयोजन हुए हैं, लेकिन अब इसको थोड़ा सा बड़ा स्वरूप दिया गया है। तो ऐसे में दिल्ली में इसका आयोजन हो रहा है, शिमला में भी अलग अलग समय पर इसका आयोजन होता रहा है। और इसमें जो हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट कॉरपोरेशन है, इसका अब नया नाम जो राज्य सरकार ने रखा है वो हिम क्राफ्ट रखा है। तो हिम क्राफ्ट की तरफ से ये आयोजन किया जा रहा है। और इसके साथ साथ इसमें हिमाचल पर्यटन विकास निगम और जो ग्रामीण विकास विभाग है वो भी नोडल विभाग के तौर पर है। इनके संयुक्त तत्वाधान में ये हिम महोत्सव आयोजन हो रहा है। तो इसमें हालांकि इसका जो समय था वो 16 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक ये आयोजन हो रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री आज इसका विधिवत रूप से शुभारंभ करेंगे। आज शाम को 5:30 बजे का समय निर्धारित किया गया है दिल्ली में ही। और इसमें खास बात यह है कि इसमें अलग अलग प्रदेश के जो क्षेत्र है, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की कला, यहाँ का खान पान, उसका प्रदर्शन यहाँ पर किया जाएगा। तो अलग अलग स्टॉल्स वहां पर लगाए गए हैं और जो स्वयं सहायता समूह हैं उनको वहां पर इनवाइट किया गया है। एक तो उनका जो आर्टिजन है उसको प्रमोट करने की कोशिश यहाँ पर की गई है। उनको एक मौका दिया गया है कि एक राष्ट्रीय स्तर पर भी एक देने की कोशिश सरकार ने की है। और क्योंकि उद्योग विभाग के तहत ही हिम क्राफ्ट आता है, तो उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान भी इसमें मौजूद रहेंगे, बाकी भी विभागों के अधिकारी मौजूद रहेंगे। और इसमें जो पहला दिन होगा, हिमाचली संस्कृति, हिमाचली नाटी, हिमाचल का जो कल्चर है वो दिखाने की कोशिश की जाएगी। फिर यहाँ पर हिमाचली जो खान पान है उसमें मंडी है, कांगड़ा है, चंबा है, वहाँ की धाम, उसको लोगों को परोसा जाएगा। इसके साथ ही जो हिमाचल प्रदेश की जो वेशभूषा है, हिमाचल के जो वस्त्र परिधान हैं, जो ट्रेडिशनल परिधान है, उनका भी वहां पर प्रदर्शन किया जाएगा। शॉल है, टोपी है, पट्टू है, धातु है, चंबा रुमाल है, तमाम ऐसी चीजें, किन्नौरी टोपी है, इनका भी प्रदर्शन वहां पर किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में जो हाथों से बनती है, जो बुनकरों द्वारा बनाई जाती है, उनका प्रदर्शन, इनको वहां पर प्रदर्शनी जो है उनकी लगेगी, उसकी खरीदारी भी वहां पर कर सकते हैं। बाकी भी जो हाथ से बनने वाले सामान है, कारीगरी जो लोग करते हैं, वो भी वहां पर विकसित किए जाएंगे। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि इस तरह से इस फील्ड से जुड़े लोगों को तो किया जा रहा है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी ख्याति बने, इसलिए दिल्ली को इस बार इसके लिए चुना गया है। तो एक बड़ा महोत्सव है और लाकर ये 15 दिन तक चलेगा। जी, शुक्रिया उस खबर पर जानकारी के लिए। एक और आपसे चर्चा करनी है प्रदीप। एक तो हिम महोत्सव की शुरुआत, इसका शुभारंभ हो रहा है, लेकिन हिमाचल प्रदेश की अगर बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश की सियासत इस वक्त काफी गरमाई हुई है। हिमाचल प्रदेश में आई प्राकृतिक आपदा पर बीजेपी और कांग्रेस लगातार आमने सामने है। प्राकृतिक आपदा को लेकर बिलासपुर में जेपी नड्डा ने एक बार फिर से कांग्रेस पर निशाना साधा, हिमाचल सरकार पर निशाना साधा और उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार ने हिमाचल को आपदा से निपटने के लिए राहत पैकेज जारी किया। आपदा से निपटने के लिए 1782 करोड़ रुपए जारी किए गए। जेपी नड्डा ने यह भी कहा कि 11,000 घरों को बनाने के लिए करोड़ों रुपए अलग से दिए गए। प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत सड़कें दुरुस्त करने के लिए पैसा दिया गया। प्रदेश सरकार कुछ भी न मिलने का रोना रोती रहती है। लेकिन दूसरी तरफ जेपी नड्डा के बयान पर हिमाचल में जो प्राकृतिक आपदा आई और उस पर जो बयानबाजी चल रही है, उस पर हिमाचल प्रदेश के कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी ने पलटवार किया। आपदा में केंद्र से नहीं मिली कोई मदद,
जेपी नड्डा कह रहे हैं कि 1000 से 11,000 करोड़ रुपए की बात वो कर रहे हैं। 1782 करोड़ रुपए देने की बात करें केंद्र से, तो वहीं जेपी नड्डा के बयान पर जगत सिंह नेगी कह रहे हैं कि आपदा में कोई मदद नहीं मिली। 10,000 करोड़ के क्लेम में से हिमाचल का बनता है 1700 करोड़ का हक, लेकिन अभी तक 633 करोड़ रुपए ही देने का ऐलान हुआ है। क्या कुछ कहा दोनों ही नेताओं ने, आपको सुनाते हैं बारी बारी। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो सिर्फ राहत के रूप में 1782 करोड़ रुपए से ज्यादा राहत, और घरों को बनाने के लिए 11,000 घरों को बनाने के लिए 2,500 करोड़ रुपए अलग से हिमाचल सरकार को, और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में 2,700 किलोमीटर के लिए उस योजना के तहत भी पैसा दिया गया है। यानी मैं इसमें एक बात बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ, ये आपने मैंने आपके सामने किस लिए पत्रकार बंधु किस लिए आपको, मैं राजनीति नहीं करना चाहता हूँ, ये हमारा घर है भाई, यहां हम कोई स्कोर नहीं करना चाहते, यहां हम ये कुछ नहीं कहना चाहते, लेकिन हाँ मैं कांग्रेस के लोगों को भी कहूं कि आपको मिले और आप कहे कुछ नहीं मिला, और चाहिए और चाहिए। अरे जितना दिया है उतना खर्च तो करो। हमने हमेशा कहा है हिमाचल को जब भी जरूरत होगी प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से पहले राउंड में ही आपको मिल जाएगा, और उसमें कोई कसर नहीं। राहत में भी बदतर बात हो रही है। ये जो नड्डा जी बात कर रहे हैं, हम भी वही कह रहे हैं, कम से कम भी अगर आज की डेट में अगर हमें केंद्र को मदद करनी चाहिए थी तो ये जो है बनता 1700 करोड़ के करीब है, कम से कम मानकर चले। जो पैमाना जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स लगाते हैं, आज तक का सबसे कम आपदा जो है हिमाचल का सबसे ज़्यादा इस बार हुआ, और सबसे कम राशि जो आज की तारीख में केंद्र सरकार ने हमें दिया है वो 633 करोड़ रुपए दिया, जबकि 10,000 करोड़ का जो है मूल्यांकन हुआ। 10,000 करोड़ के मूल्यांकन पर अगर कम से कम देते तो वो बनता है 1700 करोड़ के ऊपर, पर इन्होंने क्या किया, कुल 633 रुपए देके पल्ला झाड़ दिया है। तो ये एक हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। हमें जो है उचित जो एक सहायता मिलनी चाहिए, समय पे मिलनी चाहिए, वो भी नहीं मिला है। उसमें से केवल 200 करोड़, जो 633 में से 200 करोड़ अगस्त के महीने में जारी हुआ है, बाकी 433 करोड़ जिसकी अभी बात हुई, 2 दिन पहले शायद इन्होंने घोषणा की है, अभी हमारे खाते में अभी वो पैसा पहुंचा है नहीं पहुंचा वो पता करना है। ये जो प्रदीप ठाकुर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे ब्यूरो शिमला। प्रदीप, ये एक लंबी बहस का मुद्दा हो चुका है कि केंद्र सरकार की तरफ से कोई मदद हिमाचल प्रदेश को आपदा के दौरान नहीं मिली, इस त्रासदी में नहीं मिली। तो वहीं बीजेपी का यह कहना है केंद्र सरकार से जो भी नुमाइंदे आते हैं तो वो ये कहते हैं कि जितनी संभव हो सकती थी मदद दी है, वो आंकड़ा भी गिनाते हैं, 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की बात करते हैं। तो किस तरह से ये चीजें निकलकर सामने आ रही है? हिमाचल की जनता इस बात को किस तरह समझ रही है कि हिमाचल में जो त्रासदी हुई, जो परेशानी हुई, जो आपदा आई है, उसमें मदद किसने की है? क्या दोनों ही सरकारों का योगदान है या फिर हिमाचल सरकार का ही पूरा योगदान है? बिल्कुल, देखिए, जब से आपदा आई है उस वक्त से ही हिमाचल में सियासत गर्मा गई थी, जब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्र से मांग की कि हमें 2,000 करोड़ रुपए की अंतरिम राहत दी जाए। और उस दौरान पॉलिटिक्स होती रही। हालांकि केंद्र से भी उस दौरान हिमाचल को जो पैसे मिले हैं उसमें अलग अलग किस्तों में शुरुआती जो पैसे मिले थे, उस वक्त जब केंद्र ने पैसे दिए तो राज्य सरकार ने कहा कि ये तो हिमाचल का हक था, हमने पिछले साल जो क्लेम का पैसा भेजा था उसके बदले में ये पैसा दिया गया है, और एक किस्त को एडवांस है जो दिसंबर में मिलती थी, लेकिन उसको एडवांस दिया गया है। ये पॉलिटिक्स होती रही। फिर बीच में 200 करोड़ रुपए का एक और ऐलान हुआ, और कुल मिलाकर बीजेपी का जो यहाँ कहना है कि अब तक 1000 करोड़ पैसे, 862 करोड़ का जिक्र वो पहले भी करते रहे, लेकिन उसके साथ साथ अब 633 करोड़ रुपए और केंद्र सरकार ने जारी करने की बात कही है। बाकायदा एमएचए ने ट्वीट किया था। और उसके बाद से ही जब जेपी नड्डा कल शिमला माफ कीजिएगा हिमाचल पहुंचे, और बिलासपुर में, सुंदरनगर में, मंडी में उनके अभिनंदन भी हुआ, और उस दौरान उन्होंने मंच से कहा कि हमने 1782 करोड़ रुपए की मदद हिमाचल को की है। इसमें वो पैसा भी है जो पूर्व शुरुआती जब आपदा थी उस वक्त किया गया था, और बाकी पैसा जो बीच बीच में मदद दी जाती रही। सड़कों का जिक्र उन्होंने किया, जो
आवास योजना का उन्होंने जिक्र किया कि हम पैसा दिया है और प्रदेश सरकार खर्चने वाली बने, हम पैसा और दे देंगे। हालांकि हमने देखा कि जब भी नेता जेपी नड्डा हिमाचल आते थे या अनुराग ठाकुर हिमाचल आते थे, वो केंद्र की तरफ से दी जा रही धनराशि का जिक्र करते थे। राज्य सरकार इस बात को नकारती थी और उनका कहना था कि हमें वो मदद नहीं मिल पाई है जो हमें मदद मिलनी चाहिए थी, अंतरिम राहत। वो उत्तराखंड की तर्ज पर जो गुजरात के भुज में भूकंप आया है उसकी तर्ज पर हिमाचल प्रदेश अलग से मदद मांग रहा था। लेकिन अब क्योंकि 633 करोड़ रुपए का जो जिक्र हुआ है कि इतना पैसा केंद्र की तरफ से दिया जाएगा, इसको लेकर जो राजस्व मंत्री हैं, इनके पास आपदा प्रबंधन विभाग भी है, जगत सिंह नेगी, इन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमने जो 10,000 रुपए का क्लेम भेजा है, अगर जो नियम भी है एनडीआरएफ के तहत, जो केंद्र सरकार के भी नियम है कि उसमें से कितना पैसा रिलीज करना पड़ता है, तो उसमें हमारा हक 1700 करोड़ का बनता है, लेकिन 633 करोड़ ही हमारे को अभी तक देने की बात हुई। उसमें 200 करोड़ पहले मिल चुका है और 433 करोड़ रुपए और मिलना बाकी है। लेकिन ये कहना कि केंद्र ने खुलकर मदद की है, ये गलत है, ये इनकी तरफ से जरूर कहा गया है। तो ऐसे में अब जनता जरूर है इस विषय को लेकर कंफ्यूज है कि वास्तविकता क्या है, क्योंकि राज्य सरकार का अपना तर्क है, केंद्र सरकार का अपना तर्क है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो लोग जिन लोगों को नुकसान हुआ है, उन लोगों को क्या वो मदद पहुंच पाई है और किस रूप में वो मदद पहुंची है। किसी के घर चले गए हैं, किसी के पशु बह गए, 500 के करीब जाने इस दौरान गई है, उनका जो दुख है क्या उसमें सरकार उसमें हार पाई है। ये बातें जरूर जो है लोगों के मन में होंगी, तो वही अब डिसाइड कर पाएंगे कि वास्तविकता क्या है, कि उन्हें क्या मदद मिल पाई है। हालांकि राज्य सरकार ने 4500 करोड़ रुपए का एक आपदा राहत पैकेज भी जारी किया था, अपनी तरफ से आर्थिक पैकेज जारी किया था, उसको भी वितरित किया जा रहा है। अलग अलग जिलों में वितरित हो चुका है, कई जिलों में भी वितरित होना बाकी है। लेकिन अब यही है कि जिस तरह से इसको लेकर पॉलिटिक्स करवाई है, हम जरूर कह सकते हैं कि ये अब आने वाले समय में, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो, शीतकालीन सत्र है, उसमें भी इसके ऊपर एक ही बार पलटवार देखी जा सकेगी, और लोकसभा चुनाव में भी। और एक बड़ा मुद्दा ये आने वाले समय जी बिल्कुल प्रदीप, इस तरह की बातें मुद्दा बन जाती हैं और यही देखने को मिल रहा है इस वक्त हिमाचल प्रदेश में। आपसे और भी खबरों पर बात करेंगे, आप बने रहे हमारे साथ। लेकिन इसी दौरान अब एक अहम खबर देहरादून से, उत्तराखंड से। अधिकारियों की लापरवाही अक्सर सामने आती हैं और इसी तरह से कार्रवाई की गई है देहरादून में। डीएम सोनिका ने नगर निगम का निरीक्षण किया, ड्यूटी से नदारद मिले कई कर्मचारी। अब उनकी तरफ से स्पष्टीकरण मांगा गया है। नगर निगम के सभी कर्मचारियों को हिदायत दी गई है कि अपनी जिम्मेदारियों के साथ अपने काम को पूरा करें। कुछ लोग एब्सेंट थे, करीबन 10 से 12 लोग एब्सेंट थे वहाँ पे, तो कार्रवाई करने के लिए निर्देशित कर दिया गया है और सभी को ये बताया गया है कि समय से आएं और ऑफिस में जो कार्य उन्हें दिए गए हैं उन्हें पूरा करें। इसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें डिस्कस की गई हैं वहाँ पे, जैसे कि सफाई व्यवस्था हो गई, स्ट्रीट लाइट्स हो गई, जो सरकारी भूमियों से कब्जा मुक्त कराने की व्यवस्था हो गई। ये सभी बातों पर डिस्कशन हुआ, इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं और कार्रवाई की जाए। कुछ लोग एब्सेंट थे करीबन। और हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ उत्तराखंड से राव शफात अली जुड़ चुके हैं, और भी खबरों पर उनसे बात करेंगे। लेकिन राव शफात अली, जब कर्मचारियों की इस तरह की लापरवाहियां सामने आती हैं, ड्यूटी से नदारद मिलते हैं, तो कई बार देखा गया है कि इस तरह से अचानक से छापा मारा जाता है, कार्रवाई की जाती है। लेकिन कितना नुकसान जनता को होता है, और देहरादून में खासतौर से हम देहरादून राजधानी की बात करें तो यहां पर इस तरह की स्थितियां कई बार कितनी बार ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जो इस तरह से कार्रवाइयां करनी पड़ती हैं। नासिर, देखिए, नगर निगम और नगर पालिका का क्योंकि कार्यकाल पूरा हो चुका है तो शासन प्रशासक की नियुक्ति कर देता है जी, और तमाम जो जिम्मेदारी हैं वो प्रशासक के ऊपर आ जाती हैं, तो जिला अधिकारी ही प्रशासक होते हैं। और देहरादून की अगर बात करें, क्योंकि अस्थायी राजधानी है, स्मार्ट सिटी के काम भी यहाँ पर चल रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि जब प्रशासक की नियुक्ति हो जाती है तो जो विभाग के कर्मचारी हैं वो लापरवाही करने लगते हैं और बहुत सारे काम होते हैं नगर निगम में। सबसे बड़ी समस्या तो कूड़ा जो निस्तारण है उसकी हो जाती है। सबसे बड़ी समस्या का सामना जनता इस बात को लेकर के करती है। तो जो जिला अधिकारी हैं वो प्रशासक के तौर पर अभी काम कर रहे हैं। तो औचक निरीक्षण जो जिला अधिकारी हैं सोनिका, उन्होंने किया था, और जैसे ही वो नगर निगम के कार्यालय में पहुंचते हैं तो वहां देखते हैं कि कम से कम 10 से जो 12 कर्मचारी हैं वो अपनी ड्यूटी पर तैनात नहीं थे जी। इसके साथ ही उन्होंने कुछ और जो है परीक्षण निरीक्षण किए, और जब कर्मचारियों से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि वो फील्ड में है। तो सोनिका ने कहा जो जिला अधिकारी कि आप वीडियो कॉल करके बताइए कि आप किस जगह और कौन से स्पॉट पर फील्ड में है,
और आपने विभाग की ओर से क्या काम किया है। जी। तो कुछ जो अधिकारी हैं वो ये बताने में नहीं कामयाब रहे कि किस तरह से वो फील्ड में गए थे, क्या काम किया। हो सकता है कि कुछ लापरवाही सामने आ रही हो, लेकिन अब एक बड़ी सख्त कार्रवाई इन सबके खिलाफ करने के आदेश जिलाधिकारी ने दिए। जो सहायक नगर आयुक्त हैं वो भी अपनी सीट पर नहीं थे, उनके साथ जो 10 से 12 और कर्मचारी अलग अलग जो काम संभालते हैं वो अपनी सीट पर नहीं थे। तो ये बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है जनता को। जनता जब अपने काम के लिए अगर नगर निगम में पहुंच जाए और ये कर्मचारी जो अधिकारी हैं मौजूद नहीं होंगे, तो आप अंदाजा लगाइए कि कितने चक्कर। अच्छा, इसमें ये बड़ी दिलचस्प बात है कि आज के टाइम में कम से कम किसी को अगर कहीं कोई नदारद है, कहीं कोई झूठ बोलकर जा रहा है अपने काम को छोड़कर, तो झूठ तो नहीं बोलनी चाहिए कि मैं फील्ड में हूं या किसी काम से हूं, आप ड्यूटी पर हो, क्योंकि हाथ में आपके मोबाइल है, दूसरे के हाथ में मोबाइल है, आपको तुरंत कहा जाएगा अच्छा दिखाइए, जरा नजारा दिखाइए, कहां पर है, क्या काम कर रहे हैं, वीडियो कॉल कर दीजिए, जो आपने बताया। देखिए, टेक्नोलॉजी का जमाना है अब, क्योंकि अगर कोई कर्मचारी या अधिकारी फील्ड में है तो जिलाधिकारी ने कहा कि आप वीडियो कॉल करिए और अपना जहां आप फील्ड में है, जो काम कर रहे हैं वो आप दिखाइए। लेकिन जो कर्मचारी वो दिखा नहीं पाए तो उनकी छुट्टी लगा दी गई है और सख्त आदेश दिए गए हैं। आगे से अगर कोई कर्मचारी इस तरह से नदारद होता है विभाग से, तो उसके खिलाफ और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और जो जीपीएस सिस्टम है जिसका मैं अभी जिक्र कर रहा था, जो कूड़ा निवारण की जो गाड़ी होती है, वाहन होते हैं, वो सही से काम नहीं कर रहे हैं। जीपीएस सिस्टम सही से काम नहीं कर रहा है, उनकी लोकेशन का पता नहीं चल रहा है, यानी कि जो गंदगी है उसके ढेर लगे हैं, अंबार लगे हैं। साथ ही ये जिम्मेदारी अब स्वास्थ्य अधिकारी को दी गई, जो नगर स्वास्थ्य अधिकारी होते हैं उनको सौंपी गई है। हालांकि देखिए, प्रशासक औचक निरीक्षण के लिए पहुंची जरूर थी, लेकिन लापरवाही अभी भी ऐसी नजर आती है, क्योंकि नगर निगम में आज तो देखिए संडे है, आज तो रविवार है, आज तो छुट्टी होगी, लेकिन जनता का भी ये मानना होता है कि जब प्रशासक मौजूद होते हैं तो उनके सामने तो अधिकारी आते हैं, लेकिन जब वो नहीं होते हैं तो उसके बाद जो लापरवाही है वो नजर आती है और अपने छोटे छोटे काम के लिए बहुत दिक्कतें होती हैं। और ऐसे में जब नगर निगम में या नगर पालिका में प्रशासक मौजूद होते हैं तो दो समस्याएं और होती हैं। देखिए, क्योंकि काम सही से नहीं हो पाता, अधिकारी लापरवाही करते हैं, इसके साथ ही जो जमीनें होती है नगर निगम की, नगर पालिका की, उनको कब्जाने का सिलसिला बहुत तेजी से शुरू हो जाता है। जो भूमाफिया है वो नजर पहले से लगाए रहते हैं, तो ये बहुत बड़ी समस्या है इस वक्त। जी राव शफात अली, मैं एक खबर पर और आपसे बात करूंगा और वो है उत्तराखंड का मौसम। इस पर भी आप थोड़ा सा बताइए कि उत्तराखंड में मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट जारी किया गया है। फिलहाल उत्तराखंड के मौसम की स्थिति क्या है और इसका असर पहाड़ों पर और मैदानी क्षेत्रों पर किस तरह से होता है? देखिए नासिर, अभी मौसम विभाग ने जो पूर्वानुमान जताया है वो येलो अलर्ट है। जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहां भारी बर्फबारी है और अभी हो भी रही है। बद्रीनाथ की बात करें, केदारधाम की बात करें, गंगोत्री यमुनोत्री की बात करें, उत्तरकाशी की बात करें, तो यहाँ भारी बर्फबारी है। जो मैदानी इलाके हैं यहाँ कोहरा छाया रहेगा और जो मिड के जो क्षेत्र हैं यहाँ पर, क्योंकि अभी से समस्या बहुत ज्यादा है, ठंड को लेकर के तापमान लगातार गिर रहा है। जो मैदानी इलाके हैं विजिबिलिटी बहुत ज्यादा कम हो चुकी है, वाहनों के आवागमन में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, ट्रेनें बहुत ज्यादा लेट हो रही हैं, तो येलो अलर्ट अभी 3 से 4 दिन रहेगा। जो तापमान है वो धीरे धीरे अभी गिरता जा रहा है। जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहां लगातार बर्फबारी शुरू हो चुकी है। हालांकि सैलानियों की संख्या में जरूर इजाफा हुआ है, सैलानियों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन कोहरे की वजह से और पाले की वजह से थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। विजिबिलिटी कम हो जाती है तो वाहनों के एक्सीडेंट होने का बहुत खतरा बढ़ जाता है। जो ट्रेन है वो बहुत लेट हो जाती है, जो आवागमन है वो बाधित हो जाता है। इसके साथ ही जो पर्वतीय क्षेत्रों में, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कुछ किसान अपनी फसल को उगाते हैं, अगर ज्यादा बर्फबारी होगी या पाला पड़ेगा तो उससे उनकी फसल को भी बहुत ज्यादा नुकसान होता है। लेकिन अभी कह सकते हैं कि 4 से 5 दिन इसी तरह का मौसम रहने वाला है और आने वाले वक्त में जो तापमान है वो और धीरे धीरे गिरता जाएगा। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए राव शफात अली। पहाड़ों पर मौसम बहुत ज्यादा ठंडा है, लेकिन सियासी मौसम भी गर्माया हुआ है। शिमला की अगर बात करें, हिमाचल की अगर बात करें, धर्मशाला की अगर बात करें, तो हर जगहों पर सियासत से मौसम की गर्माहट में जो भी देखा जा रहा है, मौसम में जो गर्माहट देखी जा रही है वो नजर आ रही है, सियासी गर्माहट। आक्रोश रैली बीजेपी ने निकाली थी और फिर से एक कार्यक्रम किया जाएगा। कल धर्मशाला में आक्रोश रैली की जाएगी बीजेपी की तरफ से। कल शाम को विधायक दल की बैठक भी होगी। शीतकालीन सत्र के दौरान सरकार को घेरने की रणनीति बनाई जाएगी। 19 से 23 दिसंबर तक हिमाचल प्रदेश का शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है। कांग्रेस विधायक दल की बैठक भी होनी है। ज्यादा जानकारी के लिए, खबर की तह तक जाने के लिए, संक्षेप में खबर की तह तक जाने के लिए प्रदीप ठाकुर हमारे साथ जुड़े हुए। प्रदीप, आक्रोश रैली कुछ अलग तरह का कार्यक्रम बीजेपी करने वाली धर्मशाला में, और किस तरह के मुद्दे हैं जो इस बार विधानसभा में उठ सकते हैं? दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी रणनीति बनाएंगी। बिल्कुल, देखिए, सरकार के 1 साल के खिलाफ ये आक्रोश रैली बीजेपी की तरफ से निकाली जा रही है। हालांकि प्रदेश में जो अलग अलग जिले हैं उसमें
ये रैलियां निकाली जा चुकी हैं जिला स्तर पर, और अब धर्मशाला में कल निकाली जा रही है। कल शाम को ही विधायक दल की बैठक भी होनी है शीतकालीन सत्र को लेकर, उसमें रणनीति तैयार की जाएगी। और इसमें एक तो सरकार का जो 1 साल का कार्यकाल है उसको लेकर यहाँ पर विपक्ष की तरफ से सवाल जरूर उठाए जाएंगे। और उसमें जैसा रैली हमने सदन के बाहर भी देखा कि क्या परिस्थिति अभी बनी हुई है, आक्रोश रैलियों के जरिए विरोध दर्ज किया जा रहा है। अलग अलग जगह जाकर भी बीजेपी के नेता 1 साल के कार्यकाल को विफल बता रहे हैं। और उसमें 1 साल में जो गारंटियों का जिक्र हुआ है उसमें काम कितना हुआ है, ये यहाँ सदन में जरूर बीजेपी की तरफ से पूछा जाएगा। और भाजपा नेताओं ने जब वहां पर पहले भी उनसे बातचीत की रही तो इस बात का जिक्र उन्होंने बार बार किया कि 1 साल की गारंटियों का हिसाब हम सरकार से लेके कि कितना काम उसमें हुआ है। लॉ एंड ऑर्डर प्रदेश में एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है, उसको लेकर भी सवाल उठाए जाएंगे। आपदा के दौरान राहत उत्पास को लेकर तो काम चला है, अभी रिलीफ जो लोगों को बांटी जाती है उसकी स्थिति क्या है, ये सवाल पूछे जाएंगे। तो मुद्दे बहुत सारे हैं और उसमें देखना ये होगा कि जब सदन के भीतर स्थिति बनती है। हमने मानसून सत्र में भी देखा कि कार्य स्थगन प्रस्ताव दिए गए, वो हल्ला सदन में होता है। तो इसी तरह का फिर से एक बार दृश्य जो है शीतकालीन सत्र के दौरान जो तपोवन में धर्मशाला में विधानसभा है वहां पर ये देखने को मौका मिल सकता है एक बार फिर से। और बिल्कुल अपने सामने जो है पक्ष विपक्ष यहाँ पर होगा। जी शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। तो गरमाने वाला है हिमाचल प्रदेश में भी शीतकालीन सत्र में माहौल। अब एक और अहम खबर की तरफ रुख करते हैं और वो है बठिंडा से। पंजाब सरकार को लेकर आम आदमी पार्टी ने विकास क्रांति रैली का आयोजन किया है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री भगवंत मान उनके साथ मौजूद रहेंगे। जिला प्रशासन ने रैली को लेकर पुख्ता इंतजाम किए हैं। इस रैली में बात यह निकलकर सामने आ रही है कि 1000 करोड़ रुपए के विकास कार्य गिनवाए जाएंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हरसिमरत पॉल हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, हमारी संवाददाता। हरसिमरत, लगातार हम देख रहे हैं कि अलग अलग जगहों पर पंजाब सरकार की तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से रैलियां की जा रही हैं, कार्यक्रम किए जा रहे हैं। तो बठिंडा में भी अब एक रैली का आयोजन किया गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से। और इस रैली में, इस कार्यक्रम में दिल्ली के मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल भी शामिल होंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि ये इस साल की आखिरी रैली होगी, फिर अगले साल से नई रैलियां शुरू होंगी। हरसिमरत पॉल हमारे साथ जुड़ी हुई। हरसिमरत, क्या कुछ खास है इस रैली में आम आदमी पार्टी की? हम देख रहे हैं कि लगातार अलग अलग जगहों पर वक्त वक्त पर आम आदमी पार्टी पंजाब सरकार रैलियां कर रही है। इस रैली में क्या कुछ रहने वाला है, क्या कुछ स्पेशल होने वाला है? बिल्कुल नासिर जी, आपको बता दें कि पिछले काफी समय से आम आदमी पार्टी जो है पंजाब के अलग अलग जिलों में जाकर के रैलियां कर रही है। इससे पहले अमृतसर, गुरदासपुर, होशियारपुर, अलग अलग जगह पर रैलियां हुई हैं और इस बार जो है ये बठिंडा की रैली है। ये इस साल की आखिरी रैली रहेगी क्योंकि 20 से लेकर के 30 दिसंबर तक छोटे साहिबजादों की शहादत को याद करते हुए कोई भी शुभ काम जो है वो नहीं किया जाएगा। इसका फैसला भी मुख्यमंत्री ने किया था और ये लागू भी किया जाएगा। आपको बताएं कि उससे पहले ये जो रैली है बठिंडा में हो रही है, विकास क्रांति रैली इसका नाम रखा गया है। और इसके साथ 1125 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण आज करने वाले हैं मुख्यमंत्री भगवंत मान, और साथ उनमें अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम जो हैं वो भी मौजूद रहेंगे। और इस मौके पर खास तौर पर एक बस स्टैंड का उद्घाटन, इसके साथ साथ मल्टीपर्पज ऑडिटोरियम और एक 50 बेड वाले अस्पताल का भी निर्माण का उद्घाटन जो है वो आज किया जाएगा। तकरीबन इनकी जो कॉस्ट है वो 1125 करोड़ रुपए की बताई जा रही है। और बठिंडा के मोड़ में ये रैली आयोजित होने वाली है, जिसको लेकर के पूरी तैयारियां जो है वो कर ली गई हैं। वाटरप्रूफ टेंट लगाया गया है, लोगों के आने की पूरी तैयारी की गई है। बड़े लेवल पर जो प्रोग्राम है किए जा रहे हैं, सभी कैबिनेट मंत्री और एमएलए जो है वहां पर पहुंचेंगे और आम लोग भी पहुंचेंगे, जिसमें आम आदमी पार्टी जो अब तक कार्य कर चुकी है और जो आने वाला विजन है वो उसके बारे में बताया जाएगा। जी शुक्रिया हरसिमरत इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। और इस वक्त एक बड़ी खबर, मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज एक एमओयू साइन करेंगे। होलिस्टिक इंटरनेशनल प्रवासी स्पोर्ट एसोसिएशन के साथ एमओयू साइन होगा। हिप्सा के साथ मुख्यमंत्री एमओयू साइन करेंगे। सुबह 11 बजे हरियाणा निवास में ये एमओयू साइन किया जाएगा। और इस वक्त एक और अहम खबर है एसवाइएल को लेकर। 28 दिसंबर को पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों की एक अहम बैठक होने वाली है। पंजाब हरियाणा के मुख्यमंत्रियों के साथ
चंडीगढ़ में इस बैठक की अध्यक्षता गजेंद्र सिंह शेखावत करेंगे, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री। इस बैठक को लेकर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अगर इस बार भी बैठक बेनतीजा रही तो फिर सुप्रीम कोर्ट से ही आदेश लागू होंगे। एक बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई है कि अगर इस बार भी बैठक बेनतीजा रही तो फिर सुप्रीम कोर्ट से ही आदेश लागू होंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान गजेंद्र सिंह शेखावत ने यह बयान दिया। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक ले रुकते हैं। खबरों अभी तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहें खबरों अभी तक के साथ। नमस्कार।